भारत एवं विश्व में जल परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे जल परिवहन में, चाहे वह समुद्र परिवहन हो, चाहे वह जल परिवहन हो, दोनों ही परिवहन विभिन्न देश की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 7। इसमें अपन पढ़ेंगे परिवहन एवं संचार के बारे में। इसके पहले अपन ने पढ़ा है कि स्थल परिवहन क्या होता है, स्थल परिवहन में भी, और अपन ने देखा रेल परिवहन का देखा, और अपन ने देखा सड़क परिवहन का। इस टॉपिक में अपन देखते हैं समुद्री जल मार्ग और अंतर्देशीय प्रमुख जल मार्ग क्या है। कि विभिन्न देशों में समुद्री जल मार्ग है और विभिन्न देशों के अंदर अंतर्देशीय प्रमुख जल मार्ग है। इसके बारे में अपन विस्तृत से चर्चा करते हैं। यह समुद्री जल मार्ग। तो समुद्री जलमार्ग क्या होते हैं? समुद्री जलमार्ग विभिन्न देशों को समुद्र द्वारा जोड़ने के मार्ग को कहा जाता है समुद्री जलमार्ग। चूंकि समुद्री जलमार्ग सबसे पहले परिवहन प्राचीन काल में किस प्रकार से परिवहन होता था? प्राचीन काल में समुद्रों के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरियों के लिए परिवहन किया जाता था। पहले समुद्रों में, जैसा कि ये नाम से पता है, जैसे कि देखा जाए व्यापारिक क्लाइमेटोलॉजी के अंदर जो पवनें चलती हैं उनको कहते हैं पर व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें कहां से कहां तक चलती हैं? व्यापारिक पवनें चलती हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके विषुवत रेखीय क्षेत्र में यह चलती हैं व्यापारिक पवनें। और इस पेटी को कहा जाते हैं डोल्ड्रम पेटी। यह पवनों का नामकरण किस हिसाब से किया गया है? यह पवनों का नामकरण किया गया कि व्यापारी पूर्व से लेकर पश्चिम में इन पवनों के सहारे अपना सामान लाते थे और सामान ले जाते थे। इसी कारण इन पवनों का नाम भी क्या पड़ गया? इन पवनों का नाम भी पड़ गया व्यापारिक पवनें। तो अपन देखते हैं कि जो पवन तंत्र है या जो समुद्र है, यह प्राचीन काल से ही व्यवसाय या प्राचीन काल से ही लेन देन या प्राचीन काल से ही कॉमर्शियल एक्टिविटी कि उसमें रहे हैं। अपन इसमें देखते हैं समुद्र और महासागर बिना किसी रखरखाव लागत की सभी दिशाओं में सुगम राजमार्ग प्रदान करते हैं। माडेम, यात्री जहाज और कार्गो जहाज विभिन्न नेविगेशन एड से सुसज्जित हैं। मोडेम मतलब होता है मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन, और नेविगेशन मतलब होता है जीपीएस। मतलब आजकल के वर्तमान जहाज में किसका उपयोग किया जाता है? वर्तमान जहाज में मॉड्यूलेशन और जीपीएस का उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि ये मॉड्यूलेशन और जीपीएस कहां से चलते हैं? मॉड्यूलेशन और जीपीएस ऊपर उपग्रह सैटेलाइट के द्वारा संचालित किए जाते हैं। यह जहाजों को मार्ग दिखाने एवं जहाजों में आई बाधा इनको भी बताने का कार्य करते हैं कि कहां पर कोई चट्टान है, कहां पर ये बाधा है, कहीं जहाज डूब ना जाए। यह सभी कार्य जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि समुद्रों में कोई भी लागत, ट्रांसपोर्ट लागत नहीं होती या कोई भी लागत, रखरखाव लागत नहीं होती। बस इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो इनका इंजन में जो दहन होता है, क्या दहन होता है? डीजल की खपत होती है, उसी का इनसे पैसा, यात्रियों से पैसा लिया जाता है। इसलिए है परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग इस प्रकार है। विश्व में महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो इस प्रकार है। पहला है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट।
विश्व में सबसे व्यस्ततम रूट नॉर्थ अटलांटिक सी रूट को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह विश्व के 2 बड़े महाद्वीपों को जोड़ता है। विश्व के 2 सबसे विकसित महाद्वीपों को जोड़ता है। पहला महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और दूसरा महाद्वीप है यूरोपीय महाद्वीप। यह है नॉर्थ ईस्ट यूएसए। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? यह है यूएसए। नॉर्थ ईस्ट में यूएसए और नॉर्थ वेस्ट ये वाला पार्ट है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ये वाला पार्ट है नॉर्थ ईस्ट। यूरोप को जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त है और इसे बिग ट्रक मार्ग भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे व्यस्ततम जल मार्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें विश्व का लगभग 33%, विश्व का पूरे विश्व में जितना भी समुद्री परिवहन होता है उसमें सिर्फ 33% ही अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक सी में ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे विकसित है यूएसए ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में विकसित है यूरोप। चूंकि यह बहुत विकसित देश है इस कारण से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी बहुत अधिक होता है। दूसरा सी रूट है भूमध्य सागरीय हिंद महासागर मार्ग। इसमें अपन देखें यह मार्ग पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ औद्योगिक यूरोप को जोड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि सोना, हीरा, तांबा, टिन, मूंगफली, तेल, ताड़, कॉफी और फलों को इसके माध्यम से ले जाया जाता है। चूंकि अपन क्या देखते हैं यूरोप में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है इस कारण से वहां पर खट्टे फलों की खेती होती है। इसी कारण से विभिन्न द्वीपों में जैसे कि ये है इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बाद वेस्ट इंडीज के विभिन्न द्वीप है वहां पर कॉफी की जाती है, वहां पर गन्ना की जाती है। इसी प्रकार से अफ्रीका में लाइबेरिया के तट पर कॉफी का विश्व में सबसे अच्छी कॉफी का उत्पादन किया जाता है। और कॉफियों की भी 3 किस्में हैं जैसे कि रोबस्टा किस्म है, लाइबेरिया किस्म है और इसी प्रकार से यह किस्में विभिन्न देशों में बहुत इनकी मांग है और विभिन्न देशों में इनका निर्यात किया जाता है। इसमें मूंगफली का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में सोना, हीरा, तांबा, टिन बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं और इनका लोकल साइट पर इनका उपयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में टेक्नोलॉजी बहुत कम है इस कारण से इसका निर्यात विकसित देशों में कर दिया जाता है। विकसित देशों में जैसा कि औद्योगिक यूरोप को और जैसे कि दक्षिण अमेरिका और भारत जैसे देश इसका आयात कर लेते हैं। यह मार्ग यह पूरा यहां से होकर यह पूरा नीचे से हिंद महासागर से होकर यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऊपर इंडोनेशिया, भारत, ऊपर जापान तक यह पूरा कवर कर देता है। यह भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जलमार्ग है। थर्ड नंबर पर है उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग। अब यह प्रशांत महासागर के उत्तर में स्थित है। यह मार्ग उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों को एशिया से जोड़ता है। ये एशियाई पक्षकुंभ में जैसे कि जापान का बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है याकोहामा, कोवे, चीन का शंघाई, इसी प्रकार चीन का हांगकांग, इसी प्रकार फिलीपाइंस का मनीला, सिंगापुर के साथ बैंकबूर यूएसए में है, यूएसए वाले राज्य बैंकबूर, सिएटल जिसको यूएसए की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ये भी यूएसए में है, वेस्ट यूएसए। इसके बाद पोर्टलैंड नाम किस कारण से पड़ा? पोर्टलैंड सीमेंट पाई जाती है, यहां पर सीमेंट का उत्पादन
यहाँ पर सीमेंट का उत्पादन बहुत अधिक, विश्व में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। इस कारण यहाँ से सीमेंट का निर्यात किया जाता है। सैन फ्रांसिस्को, इसको सिलिकॉन वैली है, इसे आईटी हब नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात किया जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर की चिप, इसके बाद मदरबोर्ड यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। और अमेरिका पक्ष के लॉस एंजल्स किस लिए प्रसिद्ध? लॉस एंजल्स है फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध। फिल्म इंडस्ट्री में किसके लिए? हॉलीवुड के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग किस किस को जोड़ता है? उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, इसमें देखें उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, जैसे कि यह अमेरिका है, यह अमेरिका का पश्चिमी यूएसए को, यह एशिया वाला पार्ट, पूर्वी एशिया, यह इंडोनेशिया वाले पार्ट, और यह महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, यह है न्यूजीलैंड। इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से जोड़ता है। यहाँ पर है जापान, यहाँ पर फिलीपाइंस, यहाँ पर ताइवान। तो यहाँ पर ये विभिन्न वो है, जैसे सिएटल है, यहाँ पर पोर्टलैंड है, यह सिएटल। इसी प्रकार से यहाँ पर है सिलिकॉन वैली, और विभिन्न है सैन फ्रांसिस्को, यह है सैन फ्रांसिस्को, यह है लॉस एंजल्स। इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र को एशिया के, जैसे कि जापान में याकोहामा, कोबे, और इसके जापान के 4 द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह हैं। यहाँ पर इसको जोड़ता है जापान का टोक्यो शहर को, यहाँ से जोड़ देता है। यहाँ से जो जहाज है विकसित देशों, और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, एशिया के पूर्वी भागों को, यहाँ की मांग को ये पूरा करते हैं। ये वाला पार्ट है अपना, हो गया उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग। अब अपन देखते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागरीय मार्ग। इस मार्ग का उपयोग हांगकांग कहां पर है? चीन में। हांगकांग, फिलीपाइंस, और फिलीपाइंस की कैपिटल क्या है? मनीला। और इंडोनेशिया में कहा? जकार्ता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। और यह पनामा नहर के माध्यम से पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत द्वीपों के साथ जोड़ता है। पनामा, ये देखा, पनामा सिडनी से 12,000 किलोमीटर दूर है। होनोलुलु इस मार्ग पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। होनोलुलु क्या है? होनोलुलु है हवाई द्वीप का एक प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ पर होनोलुलु को क्या कहा? हवाई को क्या कहा जाता है? हवाई को प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये वाला पार्ट है नॉर्थ अमेरिका, ये वाला पूरा पार्ट है एशिया। तो यहाँ पर है होनोलुलु बंदरगाह। यह किस द्वीप पर है? यह है हवाई द्वीप पर। तो यहाँ से जो जहाज आते हैं, यहाँ से जो जहाज आते हैं, यहाँ पर पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, चाय पानी नाश्ता के लिए रुकते हैं। इसलिए इसको प्रशांत महासागर के चौराहे के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो विभिन्न जहाज आएंगे, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ से चीन, यहाँ से जापान, यहाँ सभी मांग, यह जलमार्ग इस मांग को पूरा करता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत के द्वीपों के साथ जोड़ता है। पनामा सिडनी से 12,000 किलोमीटर दूर है। यह सिडनी, यहाँ से यह पनामा नहर है, यह है साउथ अमेरिका, यह पनामा नहर है, यह इससे 12,000 किलोमीटर दूर है। यह यहाँ से होकर ऐसे जलमार्ग जाते हैं। अगला है, जैसे कि यह है जैसे पनामा नहर, यह है हवाई
का होनोलुलु बंदरगाह। यहाँ से जाएगा, यहाँ चाय नाश्ता पानी करेगा, फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, फिर यहीं से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ इंडोनेशिया जकार्ता, फिर यहीं से यहाँ ऊपर चला जाएगा जापान, यहीं से यह चीन के शंघाई शहर में चला जाएगा। तो यह भी एक व्यस्ततम जल मार्गों में से एक है और सबसे सामरिक दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। अब है तटीय नौवहन लंबी तट रेखा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका चीन भारत के साथ परिवहन का एक सुविधाजनक तरीका है, इस प्रकार की शिपिंग भूमि मार्गों पर भीड़ को कम कर सकती है। मतलब अपन ये देखते हैं कि लंबी तटीय रेखा किन देशों की लंबी तटीय रेखा है, जैसे कि यूएसए की है, कनाडा की है, भारत की है, ब्राजील की है, और इस प्रकार से अफ्रीका के भी विभिन्न देशों की तट रेखा लंबी है। तो अपन ये देखते हैं कि जहां पर तट रेखा लंबी होती है वहां पर परिवहन के साधन अधिक उपलब्ध होते हैं, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ मिलती है एवं सामान की आवाजाही आयात निर्यात में बहुत सुविधा मिलती है। और जिन देशों की तट रेखा बहुत छोटी होती है, जैसे पाकिस्तान, इसी प्रकार बांग्लादेश और भी जैसे घाना टोगो, तो यहाँ पर परिवहन के साथ साथ वह देश आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं। अब है केप ऑफ गुड होप सी रूट। यह मार्ग पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे से जोड़ता है। इस मार्ग पर यातायात काफी कम है, क्योंकि इस मार्ग में पड़ने वाले देशों के पास सामान उत्पादन और संसाधन नहीं है। यह मार्ग व्यस्तम जल मार्गों में नहीं गिना जाता। क्योंकि जैसे कि ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री के पास संसाधन तो बहुत उपलब्ध है, लेकिन इनके पास तकनीकी इनके पास बहुत कम है। तकनीकी विकास कम होने के कारण यहाँ से बहुत कम ही जहाज गुजरते हैं। यहाँ से सिर्फ कच्चा माल, अफ्रीका से सिर्फ इन विकसित देशों में कच्चे माल को ही निर्यात किया जाता है, जबकि विकसित देशों से यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया जाता है। इसी प्रकार इसमें लिखा है कि यह मार्ग पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका देशों को दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे से जोड़ता है। इस मार्ग पर यातायात बहुत कम है, क्योंकि इस मार्ग में पड़ने वाले देशों में सामान उत्पादन बहुत कम होता है। उत्पादन से मतलब है कि डेवलप कंट्री यहाँ पर कम है, जबकि डेवलपिंग कंट्री यहाँ पर बहुत अधिक है। विकसित देश तो यहाँ पर बिल्कुल कम है, जबकि विकासशील बहुत अधिक है। विकासशील देशों में कच्चा माल का उत्पादन होता है और इनके पास कम तकनीक के कारण यह कच्चे माल को निर्यात कर देते हैं, और जबकि विकसित देशों से महंगे दामों पर बने हुए सामान को लेते हैं और महंगे दामों पर क्या लेते हैं, टेक्नोलॉजी का आयात करते हैं। इनमें प्रमुख है जैसे कि घाना, जैसे मेडागास्कर, ये है केप ऑफ गुड होप, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब है शिपिंग नहरें। अब अपने वर्ल्ड में दो प्रमुख शिपिंग नहरें हैं, एक पनामा नहर है, एक सुएज नहर है। ये दोनों सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में देखते हैं। शिपिंग नहरें दो नहरें हैं जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों दुनिया के लिए वाणिज्य के द्वार के रूप में काम करती है। वो है, पहली नहर का नाम है सुएज नहर। अब सुएज नहर का इतिहास क्या है? सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। यह एक मानव निर्मित नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यह 160 किलोमीटर लंबी है और बिना किसी ताले के 11 से 15 मीटर गहरा है, और इसके माध्यम से समुद्र का पानी स्वतंत्र रूप से बहता है। इसको थोड़ा समझा जाए। कि सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। यह एक मानव निर्मित नहर है। सुएज नहर कहां पर है? सुएज नहर को लाल सागर से लेकर यह भूमध्य सागर को यह होते होते लाल सागर को से जोड़ती है। लाल सागर कहां पर स्थित है? लाल सागर स्थित है हिंद महासागर में, और यह मेडिटेरियन सी कहां स्थित है? यह है अटलांटिक महासागर में। तो यह है
अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। कहां से? स्थल रूप को काटते हुए इस नहर का निर्माण किया गया है। यह एक मानव निर्मित नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यह 160 किलोमीटर लंबी और बिना किसी ताले के 11 से 15 मीटर गहरा है। बिना किसी ताले का मतलब होता है कि इसमें एक्स्ट्रा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसमें स्वतंत्र रूप से समुद्र का पानी जाता है और स्वतंत्र रूप से जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जबकि जो पनामा नहर है वह अपेक्षित रूप से इसके कंपैरेटिव कम गहरी है, तो उसके लिए ताला लो। पहले यहाँ जहाज यहाँ निकल गया, फिर पानी छोड़कर यहाँ आ गया, तो जहाज यहाँ आ गया। पानी के सहारे उस जहाज को लाया जाता है, जिसमें अपन आगे देखते हैं। इसमें इसके माध्यम से समुद्र का पानी स्वतंत्र रूप से बहता रहता है। दूसरे नंबर पर पनामा नहर। पनामा नहर यह एक मानव निर्मित नहर है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह 72 किलोमीटर लंबी और इसमें 12 किलोमीटर की लंबाई के लिए गहरी कटाई भी शामिल है और इसमें 6 ताले हैं। यह समुद्र के द्वारा 13,000 किलोमीटर न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच दूरी को छोटा करता है। इसमें अपन देखते हैं यह भी एक मानव निर्मित नहर है जो यह, जैसे कि यह है नॉर्थ अमेरिका, यह है साउथ अमेरिका, यहाँ पर है अटलांटिक ओशन, यहाँ पर है पैसिफिक ओशन। यह अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से यह नहर जोड़ती है, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसकी लंबाई 72 किलोमीटर, इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। इसमें 12 किलोमीटर की लंबाई के लिए गहरी कटाई भी शामिल है। 72 में से 12 किलोमीटर को जमीन खोदकर बनाया गया है। जमीन में बहुत गहराई था, करीब 80 मीटर गहरी तक इसको खोदकर बनाया गया है। और इसमें 6 ताले हैं। 6 ताले से मतलब क्या है? इसमें इस प्रकार के, जैसे कि ये जल है, जल में 1 लॉकर, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस प्रकार इसमें ये जल भरा जाता है। यहां से जहाज जाता है, यहां से समुद्र का जल इसमें है, तो यहां से जहाज जाता है, इसमें पानी छोड़ दिया जाता है, तो यह पानी यहां तक भरा जाता है। अब यही पानी आगे छोड़ दिया जाता है, तो यह पानी यहाँ भरा जाता है, यही पानी यहीं छोड़ दिया जाता है, ऐसे आगे करके छोड़ दिया जाता है। ऐसे जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है तालों के सहारे। जबकि जो ये नहर है, कौन सी नहर है? सुएज नहर है। इसमें ताले की या इसमें लॉक सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसमें लॉक सिस्टम की आवश्यकता होती है। यह 13,000 किलोमीटर सैन फ्रांसिस्को के बीच न्यूयॉर्क से, ये है यहाँ पर है न्यूयॉर्क और यहाँ पर है सैन फ्रांसिस्को, यहीं से जहाज चला गया। 13,000 किलोमीटर दूरी कम करता, नहीं तो यह पूरा दक्षिण अमेरिका को क्रॉस करके यहाँ से ऐसा जाता। तो यह कितनी फायदेमंद है। इस पनामा नहर का सुझाव सबसे पहले हम्बोल्ट नामक व्यक्ति ने दिया था। अब सुएज नहर की क्या विशेषता है? अब अपन इनकी विशेषताएं देखते हैं। इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ। क्यों? क्योंकि मिस्र की ही जमीन पर सुएज नहर का निर्माण किया गया था। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जैसा कि अपन ने देखा, यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर, यह लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह लगभग 180 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। ठीक है। इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिणी एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य दूरी को उत्तर महासागर अंतरीप की तुलना में कम हुई है। जैसा कि अपन देखते हैं, यह सुएज नहर, जैसे कि यह उत्तर महासागरीय है, तो जहाजों को पूरा यहाँ से घूमकर जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सुएज नहर खुद गई है तो जहाज यहीं से निकल जाते हैं। तो यह कम से कम 10,000 किलोमीटर की दूरी सुएज नहर के बनने से कम हुई है। इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। कम से कम 100 जलयान एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुजरते हैं। नील नदी से नौगम में ताजा पानी की नहर भी इस सुएज नहर को मिलती है। मतलब नील
नदी है जो नील नदी का भी पानी सुएज नहर में मिल जाता ताकि पानी के स्तर को बढ़ाया जा सके। अगला है पनामा नहर की विशेषताएं। पनामा नहर की क्या विशेषता है? पनामा नहर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य 72 किलोमीटर लंबी है। यह है उत्तरी अमेरिका, यह है पनामा नहर, यह 72 किलोमीटर लंबी। यह अटलांटिक सी को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर के कारण उत्तर अमेरिका के पूर्व न्यूयॉर्क एवं पश्चिम में स्थित सैन फ्रांसिस्को के मध्य जल परिवहन से 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, जैसा कि मैंने बताया था। इस तरह पश्चिमी यूरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम तट की दूरी भी कम हो गई है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से परिवहन हो पाता है। किसकी वजह से? इस पनामा नहर की वजह से। यदि इस पनामा नहर का निर्माण न किया जाता तो ये ऐसा चक्कर लगाकर जाते, सभी समुद्री ऐसा चक्कर लगाकर जाते, लेकिन पनामा नहर के निर्माण से यह सीधे ही निकल जाते हैं। इस कारण से दो देशों के मध्य और भी अधिक संबंध, अधिक निकटता आई है। अब अंतर्देशीय जलमार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग मतलब होता है किसी भी देश के अंदर नदियों पर विकसित किए गए राष्ट्रीय जलमार्ग को ही अंतर्देशीय जलमार्ग बोला जाता है। इसमें है नदियां, नहरें, झीलें और तटीय क्षेत्रों में यात्रियों के परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास नाविकता, जल प्रवाह और परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है। जिस देश में जितनी अधिक तकनीकी होती उतनी ही अधिक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग होंगे। यह जलमार्ग विकसित देशों में अधिक होते हैं, जबकि विकासशील देशों एवं अविकसित देशों में इनकी संख्या कम होती है। क्यों? क्योंकि तकनीकी का स्तर इनके पास बहुत ही कम होता है। सबसे है राइन जलमार्ग। राइन जलमार्ग कहां पर है? राइन जलमार्ग है यूरोप में। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्गों से जोड़ता है। राइन जर्मन और नीदरलैंड से होकर बहती है। यह एक समृद्ध कोयला क्षेत्र के माध्यम से बहती है। डोसेलबर्ग इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह जलमार्ग दुनिया का भारी उपयोग है और सबसे व्यस्ततम जलमार्गों में आता है। इस जलमार्ग से कम 20,000 से अधिक समुद्री जलमार्ग और 2,000 से अंतर्देशीय जहाज चलते हैं। तो राइन जलमार्ग की क्या विशेषता है? राइन जलमार्ग विश्व का सबसे अधिक व्यस्ततम जलमार्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक कच्चे माल की पेटियां जैसे कि लोहा और कोयला इसी क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। इस कारण से यह जलमार्ग सबसे व्यस्ततम जलमार्ग माना जाता है। क्योंकि जल परिवहन एक सस्ता परिवहन है, तो जहाजों के द्वारा जो कच्चा माल इनको लाद दिया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका परिवहन कर दिया जाता है। यह जलमार्ग कहाँ से गुजरता है? यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्रों से जोड़ता है। चूंकि यह विकसित देश है तो यहाँ का जलमार्ग भी अधिक विस्तृत है। यह उत्तरी अटलांटिक से जोड़ता है। अभी यह उत्तरी अटलांटिक से नॉर्थ सी के सहारे अमेरिका चला जाता है, जहां पर अधिक तकनीकी से प्रसंस्करण होता है या मैन्युफैक्चरिंग होता है, होकर बहुत अधिक विकसित वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। राइन नदी जर्मन और नीदरलैंड से होकर बहती है। यह एक समृद्ध कोयला क्षेत्र है, जैसा कि मैंने बताया, कच्चे क्षेत्र पर आश्रित है। इसी कारण से यह दुनिया का सबसे व्यस्ततम जलमार्गों में से एक माना जाता है। डेन्यूब जलमार्ग। काला सागर में 4 नदियां गिरती हैं, डोर्न, नीपर, निस्टर, डेन्यूब, जिनमें से डेन्यूब नदी एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। डेन्यूब नदी जो ताउमा सेनरिनतक नोगम में ब्लैक फॉरेस्ट में यह उभरती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से गेहूं, मक्का, लकड़ी और मशीनरी के निर्यात के लिए किया जाता है। अब डेन्यूब जलमार्ग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यूरेशिया में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान से जो कच्चा या जो खाद्यान्न का उत्पादन होता है वह यूरोपीय देशों में भेज दिया जाता है। वो किसके सहारे भेजा जाता है? वो डेन्यूब जलमार्ग के सहारे भेज दिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर यूक्रेन में एक कोयला पेटी है, क्रिवोय
कोयला क्षेत्र है, यहाँ का भी कोयला डेन्यूब के द्वारा यूरोप के देशों में भेज दिया जाता है, जहां से औद्योगिक क्रांति को और अधिक तीव्रता मिलती है, क्योंकि यह विकसित है इसलिए ही। तीसरा है वोल्गा जलमार्ग। वोल्गा रूस के विकसित जलमार्गों में से एक है। यह कैस्पियन सागर में 11,200 किलोमीटर और नलों तक नोगम में यह क्रमशः वोल्गा, मॉस्को, रूस की कैपिटल मॉस्को नहर और वोल्गा डोन नहर के माध्यम से मॉस्को और काला सागर से जुड़ा हुआ है। जो वोल्गा जलमार्ग है, वोल्गा जलमार्ग में जो इसकी 4 नदियां गिरती थी, डेन्यूब, नीपर, निस्टर और डेन्यूब, जैसे कि यह देखा जाए, जैसे कि यह डेन्यूब जलमार्ग है, इसमें 4 नदियां मिलकर आ जाती, डॉन, नीपर, निस्टर और डेन्यूब। यही जलमार्ग आगे, यह जलमार्ग है वोल्गा जलमार्ग। यह कैस्पियन सागर है, तो यह एक ऐसा जलमार्ग आपस में मिले हुए हैं, तो इस प्रकार से यह एक क्षेत्र पूरा विकसित क्षेत्र की श्रेणी में आ जाता है। 12 किलोमीटर है। यह क्रमशः वोल्गा, मॉस्को, रूस की कैपिटल नहर और वोल्गा डोन नहर के माध्यम से मॉस्को तक काला सागर जुड़ा है। जैसे कि मैंने बताया कि यह काला सागर है, यह सभी आपस में जुड़े हुए हैं। अब द ग्रेट लेक्स कहां पर है? द ग्रेट लेक्स है यूएसए की 5 झीलें हैं। सुपीरियर, दूसरी यूरन, तीसरी मिशिगन, इरी, चौथी इरी, 5वीं ओंटेरियो। सेंट लॉरेंस सीवे, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस नदी के एस्टल के साथ उत्तरी अमेरिका में एक जलमार्ग बनाते। इस मार्ग पर डुलूथ महत्वपूर्ण बंदरगाह है। जैसे कि यूएसए का मैप है, यूएसए में ये ग्रेट लेक्स है, यहाँ पर है डुलूथ बंदरगाह। ये सभी जलमार्ग यहाँ से यहाँ तक ये है सुनहर। यह एक विकसित देश है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही विकसित जलमार्ग है। यह जलमार्ग आपस में इनको जोड़ते हैं। दूसरा है मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी ओयू जलमार्ग दक्षिणी अमेरिका, मेक्सिको की खाड़ी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय मार्गों को जोड़ता है। यह बड़े स्ट्रीम मिनियोपोलिस तक जा सकते हैं। मिसिसिपी नदी कहां से निकलती है? मिसिसिपी नदी कोलंबिया के पठार से निकलती है। यह मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्ट्रीम चलाए जाते हैं। मेक्सिको का आधी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? मेक्सिको की आधी अर्थव्यवस्था मिसिसिपी नदी पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर जो कच्चा माल है वो इनके मिनियासोटा पोलिस नगर के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कर दिया जाता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि किसी भी देश के परिवहन के लिए जल परिवहन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जल परिवहन एक सस्ता और सुगम परिवहन माना जाता है। तो इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे फ्यूकी एजुकेशन के ऐप को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। और यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कमेंट कीजिएगा, और हमें आप बताइएगा कि और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।